जय हिंद साथियों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस टॉपिक पर हम 2024-25 के जो एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे गए उनका रिवीजन कराते हैं। पहले पार्ट में 1 से 10 तक क्वेश्चन कराए थे। इसमें अब 10 से आगे यानी 11 नंबर से क्वेश्चन आगे कराते हैं, इसमें रिवीजन कराते हैं। तो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है कि श्यानता गुणांक, क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि सहानुभूति या श्यानता गुणांक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? श्यानता गुणांक किस में पाया जाता है? केवल द्रवों में या केवल गैसों में कि केवल ठोसों में कि द्रव व गैस दोनों में? तो किस में पाया जाता है श्यानता गुणांक? ये हमको 4 ऑप्शन दिए, चारों में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो, श्यानता गुणांक होता क्या है, श्यानता होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जो द्रव अपने परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। श्यानता किसी द्रव का वह गुण है, द्रव का गुण है मतलब श्यानता केवल द्रव में पाई जाती है। तो इसका आंसर तो हमको मिल गया। श्यानता केवल किस में पाई जाती है? द्रवों में पाई जाती है। तरल पदार्थों में केवल श्यानता का गुण पाया जाता है। न तो गैस में श्यानता होती है न तो ठोस में होती है, तो केवल द्रव में होता है। क्योंकि परिभाषा ये बता रही कि श्यानता द्रवों का वह गुण है जो द्रव अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता, मान लेते हैं किसी बर्तन के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है। क्या भरा है? द्रव भरा है। मान लेते हैं इसमें जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये क्या है? जल है। एक और बर्तन ले रहे हैं हम, इसमें कोई भरा है शहद, मान लेते भरा हुआ है इसके अंदर। इस बर्तन के अंदर क्या भरा है? शहद भरा है। ये तो इन दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है? तो ये जो पानी है ये पतला है, ये क्या है? पतला है। और शहद है ये क्या है? गाढ़ा है। यही तो अंतर दिख रहा है इसमें। तो जो गाढ़ा है तो इसकी श्यानता अधिक है, इसकी श्यानता क्या है? हम बोलेंगे श्यानता इसकी क्या है? अधिक है। गाढ़े द्रव की श्यानता क्या होती है? अधिक होती है। और पतला द्रव है तो इसकी श्यानता क्या होगी? कम होगी। श्यानता कम होगी। ये अगर हम पानी में कोई छड़ डालकर तेजी से घुमा दे पानी को, और शहद में वही छड़ डालकर तेजी से घुमा दे शहद को, तो सबसे पहले कौन ठहरेगा? शहद। पानी तो घूमता रहेगा और शहद क्या हो जाएगा? 1-2 बार मान लेते घूमेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? तुरंत विरामावस्था में आ जाएगा, बहुत जल्दी विरामावस्था में आ जाएगा। क्योंकि इसकी परतों के मध्य जो बल लग रहा है वो अधिक लग रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। अर्थात गाढ़े द्रव की श्यानता क्या होगी? अधिक होगी। पतले द्रव की श्यानता क्या होगी? कम होगी। तो ये श्यानता का गुण केवल तरल पदार्थों में ही पाया जाता है, या बोल सकते हैं केवल द्रव में पाया जाता है। तो ये होता है श्यानता होता है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में देखो पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे 11 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि किस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदलना असंभव है। किस नियम के अनुसार ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदलना असंभव है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, या न्यूटन का शीतलन नियम।
तो देखो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह कहता है कि कोई ऊष्मा इंजन है, कौन सा इंजन है मान लेते हैं, ऊष्मा इंजन है कोई, ये ऊष्मा इंजन ने क्या किया, बाहर से, बाहरी या बाहर से ऊष्मा लिया। क्या लिया भैया, ऊष्मा लिया। तो ये ऊष्मा इंजन जब बाहर से ऊष्मा लेता है तो इस ऊष्मा को 100% कार में नहीं परिवर्तित कर सकता, कार में नहीं परिवर्तित कर सकता है। ये असंभव है। क्या है भैया, असंभव है, संभव नहीं है। अगर कोई ऊष्मा इंजन ऊष्मा ले रहा है तो वो ऊष्मा इंजन उस ऊष्मा से 100% कार में परिवर्तित नहीं कर सकता, अर्थात उसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ ऊष्मा तो क्या हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बाहर से ऊष्मा 100% ले रहे हैं तो उस ऊष्मा से 100% हम उपयोग नहीं कर सकते, कुछ कम होगी। मान लेते हैं 80% उपयोग हो जाएगा, कार में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन 100% ले रहे हैं और 100% उससे निकल रहा कार, तो ये असंभव है, संभव नहीं है। तो ये कहलाता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, कि किसी ऊष्मा इंजन द्वारा बाहरी स्रोत से ली गई ऊष्मा को 100% कार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या है, असंभव है। तो ऊष्मा को पूर्णतया कार में बदलना असंभव है। कौन सा नियम था, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, करेक्ट आंसर है। आगे ये 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में, कि ऑसिलेटर के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, कि ट्रांसफार्मर में। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में किया जाता है। किस में किया जाता है, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में कैसे, सुनो। पीएन संधि डायोड क्या होता है, पी टाइप जो अर्धचालक होता है, पी टाइप अर्धचालक, ये अर्धचालक, इसमें क्या होते हैं, कोटर होते हैं, होल होते हैं, कोटर। और एन टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोटर का मतलब क्या होता है, कोटर धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो पी टाइप में क्या होते हैं, कोटर, और एन टाइप में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पीएन संधि डायोड पी एन दोनों से मिलकर बना होता है, और इसका काम क्या होता है, तो पीएन संधि डायोड जो होता है, ये डायोड जो होता है पीएन संधि डायोड, ये इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने देता है। यानी करंट जो प्रवाहित होगी उसकी दिशा क्या होगी, एक ही दिशा होगी। तो पीएन संधि डायोड का काम है कि इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में जाने देना। ये कौन सा काम करता है, पीएन संधि डायोड काम करता है। और इसी के कारण ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग हम एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट क्या होती है, सीधा इसका परिमाण होता है। तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रिएक्टिफायर। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग हम रिएक्टिफायर में करते हैं।
पीएन संधि डायोड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में भेजना। जब एक ही डायरेक्शन में भेजता है तो इससे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रेक्टिफायर के रूप में उपयोग किया जाता है। पीएन संधि डायोड रेक्टिफायर के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। और लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जहां से वह स्वयं उत्पन्न होती है। अगर कोई कुंडली है, ये इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें और यहाँ से करंट जा रहा है, तो अब जो करंट जा रहा है, धारा जा रही है, इस धारा में अचानक हम परिवर्तन कर दें। मान लो 2 एम्पियर की धारा जा रही थी, एकदम हम 5 एम्पियर बढ़ा दें, तो इस धारा के अलावा इसमें एक और धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। और ये धारा जो उत्पन्न होती है, मुख्य धारा, ये कौन सी धारा जा रही थी पहले? आई, यानी मुख्य धारा इसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? मुख्य धारा। जब हम धारा में एकदम क्या किया? परिवर्तन किया, तो एक धारा और उत्पन्न हो गई, और वो धारा मुख्य धारा के क्या आ रही भैया? अपोजिट आ रही। मतलब इसमें आई में परिवर्तन किया तो एक और प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। तो आई में परिवर्तन किया तभी ये उत्पन्न हुई है, और इसी का विरोध कर रही, देखो अपोजिट आ रही है। तो लेंज ने बताया किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ये ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जहाँ से यह स्वयं उत्पन्न होती है। आई के बढ़ाने से ये उत्पन्न हुई है और उसी के अपोजिट आ रही है, तो इसी का क्या कर रही? विरोध कर रही। तो लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, इंक्रीज की जाए, तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध हमको पता होना चाहिए। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध का जो फार्मूला होता है वो होता है न्यू बराबर C/λ। सिंपल सूत्र होता है ये। आवृत्ति, अब ये तरंग दैर्ध्य है, तो क्या कह रहा है? आवृत्ति बढ़ाई जाए। अगर आवृत्ति को हम बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम होगी। सिंपल है, व्युत्क्रमानुपाती है। लैम्डा बढ़ाएंगे तो आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। इसको कम करेंगे तो ये क्या होगी? अधिक होगी। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए, इसको ये कब आवृत्ति कब बढ़ेगी? जब तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? घटेगी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कम होगा तभी ये बढ़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई, किसकी यूनिट है? किसका मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? विभवांतर को तो है नहीं, विभवांतर आवेश का है नहीं, धारा का है नहीं, ऊर्जा एनर्जी का है। किसका है? ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? ऊर्जा की यूनिट है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है? ऊर्जा का है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है? तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल ऊर्जा होती है। ये भी याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो 1.6 ×
10 की घात -19 जूल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है भैया? जूल। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कार्य ऊर्जा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? कह रहा सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो, सरल सिंपल पेंडुलम को जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है इसका? T बराबर 2 पाई √L/G, ये सूत्र होता है। याद रखना भी है आपको कि सरल लोलक का दोलन काल या आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? T बराबर 2 पाई √L/G। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरल लोलक का आवर्तकाल यानी T किस पर निर्भर नहीं करता? तो देखो, L पर निर्भर कर रहा है, लोलक की लंबाई पर। L क्या है? लोलक की लंबाई। गोलक के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान कहीं है ही नहीं। आगे गुरुत्वीय त्वरण पर, तो गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो गोलक के द्रव्यमान, क्वेश्चन का किस पर निर्भर नहीं करता? तो L पर निर्भर करता है, G पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, क्योंकि गोलक का द्रव्यमान है ही नहीं। तो दो आवर्तकाल है M पर, गोलक के द्रव्यमान का मतलब M पर निर्भर नहीं करता है। ये करेक्ट आंसर है। आगे कहना साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर का जो अतिरिक्त दाब होता है वो कितना होता है? ये कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का अतिरिक्त दाब कितना होता है। अगर बुलबुला पानी का है तो दाब का फार्मूला क्या होता है? 2T/R, ये सूत्र होता है। लेकिन साबुन का घोल का बुलबुला है तो साबुन के घोल में, साबुन के घोल के बुलबुले में दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? दो मुक्त पृष्ठ पाए जाते हैं। इसीलिए साबुन का अगर घोल का बुलबुला आ जाए तो उसमें अतिरिक्त दाब का फार्मूला हो जाएगा, तो इसका दुगना हो जाएगा क्या? 4T/R। 4T/R अर्थात बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन के घोल के भीतर का अतिरिक्त दाब कितना होता है? P बराबर 4T/R। अगर वायु का बुलबुला है तो दाब क्या होगा? 2T/R। वायु या जल में बुलबुला है तो P बराबर 2T/R होगा। लेकिन साबुन के घोल के पृष्ठ में दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए दाब क्या हो जाता है? 4T/R हो जाता है। करेक्ट आंसर यही है। कह रहा स्वप्रेरकत्व की SI यूनिट क्या है? स्वप्रेरकत्व की SI यूनिट क्या है? तो देखो, स्वप्रेरकत्व कुंडली का होता है। किसका होता है? कुंडली का। ये इस कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युतवाहक बल। तो स्वप्रेरकत्व की SI यूनिट क्या? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसकी यूनिट जो होती है हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी। पूरा नाम था जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी अमेरिकन वैज्ञानिक थे, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही स्वप्रेरकत्व का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था भैया? स्वप्रेरकत्व का। स्वप्रेरकत्व का इन्होंने आविष्कार किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इनकी यूनिट बनाएगी। क्या बनाएगी भैया? हेनरी बनाएगी ये। तो स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है? L बराबर E/ΔI/ΔT।
ये फार्मूला होता है स्वप्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का। यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी एच। एक होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण का मतलब एक ही कुंडली होती है, अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती है, उनके बीच का गुणांक होता है m बराबर E2 बटे डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। माइनस का लगा देते हैं ये। इसकी यूनिट भी क्या होती है, हेनरी होती है। तो स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व, ये क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व। दोनों की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। पूरा नाम क्या है, जोसेफ हेनरी। इन्होंने ही आविष्कार किया था स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व का। आगे इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, केवल परावर्तन है कि केवल अपवर्तन है कि विवर्तन है, तो है नहीं। वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो करेक्ट आंसर आपका यही है। इंद्रधनुष के बनने का रीजन क्या है भैया, वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये करेक्ट क्या है, इसका आंसर आ गया।